जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर 7 को कंक्लूड करने जा रहे हैं। जो उसके लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं 2, उनको हम स्टडी करेंगे। आपकी होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। आज आपकी वो कल वाली होम असाइनमेंट चेक नहीं होगी, बल्कि उसके साथ आज के लेक्चर की भी होम असाइनमेंट आपने करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों लेक्चर की होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और इसके बाद MCQs भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज स्टडी हम क्या करने जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ, कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? टाइम एंड प्लेस। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में एक जगह पे लिखा हुआ है अनलेस एग्रीड अदरवाइज, यानी फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई अनलेस एग्रीड अदरवाइज। इसका मतलब यह है कि अगर पार्टीज आपस में एग्री कर लेना तो फिर तो जो भी एग्री करेंगी वो अप्लाई होगा, लेकिन अगर पार्टीज आपस में एग्री नहीं करती तो फिर ये रूल अप्लाई होंगे। जैसे हमने स्टडी किया था कि नॉर्मली अगर कुछ भी एग्री ना हो तो जो सिंगल प्रोमिजी है वो परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकता। सारे प्रोमिजी जॉइंट टूगेदर इकट्ठे होके परफॉर्मेंस को डिमांड करेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया हो कि एक सिंगल प्रोमिजी भी डिमांड कर सकता है, सिंगल प्रोमिसी भी अगर आपसे पैसे डिमांड करे तो आपने इसको दे देने हैं, तो उस सूरत में हालांकि जॉइंट प्रॉमिस का केस है, लेकिन उस सूरत में भी जो एग्रीमेंट में लिखा है वो अप्लाई होगा, यानी सिंगल प्रोमिसी भी पैसे डिमांड कर सकता है। हालांकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सिंगल प्रोमिसी परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या? प्रॉमिस तो ये होता है ना कि वादा करना कोई चीज करने या ना करने का। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? जो एक दूसरे से किए जाते हैं। शाबाश। यानी ए ने अगर बी को प्रॉमिस किया कि वो उससे 10,000 रुपीज पे करेगा, बी ने ए से प्रॉमिस किया कि वो उसको बाइक डिलीवर करेगा, तो ये दोनों प्रोमिसेस जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं। जॉइंट प्रॉमिस कुछ और है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कुछ और है। जॉइंट प्रॉमिस का मतलब है एक से ज्यादा लोगों का होना। एक प्रॉमिसर या प्रॉमिसी की तादाद एक से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं जॉइंट प्रॉमिस। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किसे कहते हैं? कि जब जो दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं, उन दोनों का जो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस होता है उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी प्रोमिसेस जो पार्टी इन रिटर्न एक दूसरे से करती हैं, यह है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। दुनिया के हर एग्रीमेंट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, सिवाय शाबाश एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में सिर्फ वन साइड प्रॉमिस होता है, बदले में कोई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते। याद है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन? बताइए एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की एग्जांपल्स। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, टाइम बार डेट, ठीक है, गारंटी, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट फॉर एंटी, बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह के एग्रीमेंट्स में सिर्फ वन साइडेड एग्रीमेंट होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होते। वरना इनके अलावा बाकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। इसे एग्री करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का। यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, जिसकी वजह से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव इजाद किया गया, वो ये कि दो पार्टीज ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि ए ये काम करेगा, बी ये काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो प्रॉमिस परफॉर्म किए जाएंगे, पार्टीज ने एग्री तो कर लिया किए जाएंगे, लेकिन पहले कौन करेगा और बाद में कौन करेगा, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें ये कंसेप्ट देगा। इसे क्या कहते हैं हम? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो ये कि पार्टीज अगर परफॉर्म कर ले कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती, तो उस सूरत में क्या होगा? यानी आसान अल्फाज में आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहा है कि अगर ड्यू डेट पे एक पार्टी अपना एग्री किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखनी है, एक ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। आज के लेक्चर में हमने दो चीजें क्या सीखनी है, एक ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। पहले ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस।
ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या बताया आपको भी, कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किए हैं, तो पहले कौन सी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा और बाद में कौन सी। इसको कहते हैं रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखना, रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉमिस, अब है रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पहले आपको बता रहा है, प्रॉमिसेस जो एक दूसरे की कंसिडरेशन होते हैं उन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यानी ईच अदर, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट करें, जो प्रॉमिस करें, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। हर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, स्वाय एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब रूल सुन ले, सबसे पहला रूल, प्रॉमिसेस परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अगर पार्टीज ने एग्री किया है कि प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे, जैसे फर्ज कीजिए बाइक बेचने वाले ने और कैश देने वाले ने एग्री किया कि भाई आप ऐसा करना 20 तारीख को आ जाना नेशनल पार्क में, तो वहां पे मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे बाइक दे देना। ये साइमल्टेनियसली। अच्छा, साइमल्टेनियसली का मुराद ये नहीं है कि जिस सेकंड में मैं इसे पैसे दे रहा हूं उसी सेकंड में ये मुझे दे, ये लाजमी। साइमल्टेनियस का मतलब है सेम डे में। सेम डे में जो ट्रांजैक्शन होती है ना, अब जाहिर है मैंने इसको पेमेंट दी है तो ये पैसे पहले गिनेगा, अभी बाइक इसके पास है, पैसे गिने हैं, पैसे पूरे हैं, फिर उसके बाद मुझे बाइक की चाबी देगा, तो ये आधे घंटे का गैप आ गया। क्या ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है? ये साइमल्टेनियस है। या पहले जब मैंने कहा भाई पहले बाइक तो दिखाओ, मैं चेक तो कर लूँ, उसने बाइक दिखाई, मैंने आधा घंटा शहर का चक्कर लगाया, अब फिर मैं वापस आया तो भाई ठीक है भाई, अब उसके बाद उसको पैसे दिए। अब हालांकि इसमें पहले बाइक डिलीवर हो चुकी है, बाद में पेमेंट हुई है, लेकिन आप इसे साइमल्टेनियस ही कहेंगे क्योंकि सेम डे हुआ है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी, यानी थोड़े बहुत टाइम में से फर्क नहीं पड़ता, उससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत सेम डे में एक आधे घंटे का गैप आ जाता है तो उससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कहता है प्रॉमिसेस परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। इनको कहते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट भी। इनका एक दूसरा नाम है, याद क्योंकि आई की अब आदत है वो कुछ अल्टरनेट टर्म्स यूज कर रहा है, तो हम भी अल्टरनेट टर्म्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जो प्रॉमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हों इन्हें हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कंकरेंट का मतलब यही होता है ना, एक साथ। अच्छा, म्यूचुअल हर एक के साथ आएगा, क्यों भला? क्योंकि सारे रेसिप्रोकल का मतलब यही है दूसरा, म्यूचुअल। यह है कंकरेंट, म्यूचुअल एंड कंकरेंट। यानी कंकरेंट का मतलब क्या? जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है। तो अगर एग्री हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा, प्रॉमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे, तो कैसे परफॉर्म होंगे? तो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। और कैसे होने? साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। वो बाइक लेके आएगा, वो पैसे लेके आएगा, वो बाइक दिए, पैसे दिए। और अगर, अच्छा आप जरा गौर से बताइए, ये तो आपको बज़ाहिर सुनने में तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा ना, ये कि साइमल्टेनियस प्रॉमिसेस हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। अब इसकी एप्लीकेशन सुने। अगर मैं पैसे लेके आया और ये बाइक लेके नहीं आए और ये मुझे कहने लगे भाई मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो क्या तुम अपना वादा तो पूरा करो? हैं? मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या हुआ? तुम अपना वादा तो पूरा करो। क्या मुझे अपना वादा पूरा करना है? पक्की बात है। अब ये क्या कहने लगा? कहता है अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे ना, पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करूंगा। मैं कहूंगा भाई तुम मेरे खिलाफ बाद में करोगे और पता नहीं करोगे कि नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ पहले करूंगा। इसमें एग्रीड पार्टी कौन है? मैं। ये ज़हन में रखिएगा। ला मुझे एग्रीड पार्टी कहेगा और मेरे पास राइट है मैं डैमेजेस क्लेम करूं, इनके पास राइट नहीं है डैमेजेस क्लेम करें। तो जो हमारे कंकरेंट या साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है उसका रूल क्या है? कि दोनों इकट्ठे परफॉर्म होंगे। अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो दूसरे को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरा क्या करे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करे और उस केस में क्या कहे, मुझे क्या दे? डैमेजेस है। ये समझ आ गया कंकरेंट का या साइमल्टेनियस का। चलिए, कंकरेंट और साइमल्टेनियस दोनों टर्म्स याद रहेंगी आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। यानी यहां पे क्या कह रहे हैं? साइमल्टेनियस परफॉर्म होंगे। अगर एक परफॉर्म ना करे तो दूसरा भी परफॉर्म ना करे। दूसरा, इफ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, अगर ऑर्डर फिक्स हो गया, यानी हमने एग्रीमेंट किया कि भाई मुझे बाइक बेचेंगे, मैं इनको 10,000 रुपया पे करूंगा, और तय ये पाया, तय ये पाया कि ये भाईजान मुझे
पहले बाइक देंगे 20 तारीख को और मैं 30 तारीख को इनको पेमेंट करूंगा। क्या ये साइमल्टेनियस या कंकरेंट है? नो सर, ये कंकरेंट साइमल्टेनियस है। इसमें ऑर्डर फिक्स कर दिया गया, पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। अब ये बजाहिर तो बड़ा सिंपल है कि अगर ऑर्डर फिक्स किया गया है तो प्रॉमिस कैसे परफॉर्म होना चाहिए? जो ऑर्डर में फिक्स हुआ, जो एग्री हुआ, पहले बंदा काम करेगा वो पहले करेगा, जो दूसरा। कंसेप्ट तो सिंपल है, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। अगर ऑर्डर फिक्स हुआ था और इन्होंने 20 तारीख को मुझे बाइक नहीं दी तो क्या मुझे 30 तारीख को इनको पैसे देने चाहिए? नो सर। ठीक है, 30 तारीख को मैं इनको पैसे नहीं दूंगा। इफ वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस टू। क्लियर हो गया? तो मेरे पास क्या राइट है? 20 तारीख को इन्होंने बाइक डिलीवर नहीं, मेरे पास क्या राइट है? सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करूं यस सर, और डैमेज क्लेम करूं। क्या ये मेरे से डैमेज क्लेम कर, ये किससे लिया डैमेज क्लेम करेगा? कसूर मेरा क्या आपका है? हाँ, इसीलिए मैं डैमेज क्लेम ये नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, इन्हीं का जब ऑर्डर फिक्स किया हो ना, इसी का एक दूसरा नाम है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। इसे म्यूचुअल क्यों कहते हैं? रेसिप्रोकल है इसलिए, वो तो सबको कहेंगे। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे वाले की परफॉर्मेंस पहले वाले पे डिपेंडेंट है। पहले वाला अपना काम करेगा तो दूसरे वाला करेगा, अगर पहले वाले ने अपना काम नहीं किया दूसरे वाला भी काम नहीं करेगा। साइमल्टेनियस से मिलता जुलता रूल है, लेकिन साइमल्टेनियस में ऑन द स्पॉट डिसीजन होते हैं एक ही दिन में। क्लियर हो गया? तीसरा केस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड। जब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स ना हो तब क्या होगा? ला कहता है जब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं हुआ ना, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है इन द ऑर्डर इन विच नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। इसे म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का नाम दे देते हैं कि जब ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ तो फिर ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, यानी जैसे नॉर्मली मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है ना, उसी लिहाज से किया जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट में क्या प्रैक्टिस चल, अगर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला नहीं, सॉरी टेलीकॉम वाला कोई आपको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करे फोन वगैरह के, तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है? पहले फोन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बाद में बिल लिया जाता है कि पहले बिल और बाद में सर्विस? पहले सर्विसेज बाद में बिल। लेकिन अगर यही सर्विसेज आप किसी कॉलेज किसी स्कूल से हासिल करें तो उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करते हैं? पहले फीस बाद में सर्विसेज। तो जैसा अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, कुछ इंडस्ट्री एडवांस पे चलती है, कुछ अप्रूवल पे चलती है, प्रैक्टिस है। चलिए ठीक है, गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट किया आपने सुजुकी के साथ, बताइए पहले कौन सा नेचर, ये तय नहीं पाया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में तय नहीं पाया कि पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा किया जाएगा बाद में कौन सा? आप बताइए। पहले पेमेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करते हैं, तो पेमेंट के भी 3-3 4-4 5-6 महीने बाद गाड़ी डिलीवर होती है। तो ये नेचर ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी तय नहीं पाया तो क्या होगा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसा रिक्वायर करते हैं। क्लियर? ये था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ना तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इतने थे, लेकिन लॉ ने इसमें कुछ मजीद भी ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं। लॉ ने इसमें मजीद कुछ ऑप्शंस ऐड किए, 4th और 5th पॉइंट भी ऐड किया हुआ है। 4 और 5th पॉइंट भी ऐड किया। तो एग्जाम में जब कभी एक दफा असल में क्वेश्चन आ गया था 5 नंबर के साथ, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के रूल बताएं। ठीक है, वो नॉर्मली चांसेस होते हैं कि कभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूछेगा, कभी जॉइंट प्रॉमिस पूछेगा, कभी रेसिप्रोकल कभी जॉइंट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूछे 5 नंबर के लिए, तो उसमें 5 पॉइंट्स लिखने थे। अच्छा, 2 मजीद पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि इस कंसेप्ट में सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इसलिए मैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना वो भी आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है? अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में कुछ लीगल हो और कुछ इलीगल हो, ये आपको याद है लीगल और इलीगल हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने क्या देखना होता है कि पहले लीगल पार्ट और इलीगल सेपरेट हो सकता है कि नहीं। अगर सेपरेट हो सकता है तो लीगल इन्फोर्सेबल होगा, इलीगल इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। और अगर सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। पहली एग्जांपल इसमें अल्टरनेट प्रोमिसेस हैं, एक लीगल और एक इलीगल। यानी तय क्या पाया कि यहां तो ये अभी थोड़ी मैं कुछ दिन पहले हमने केस स्टडी की थी 2-3 दिन पहले, कि हमने दुकानदार को 10,000 रुपया दिया
उसने कहा या तो मैं आपको सिंगापुर से इंपोर्ट करवा के ये सामान दूंगा या फिर कोरिया से स्मगलिंग करवा के सामान दूंगा। अभी देखिए ये है अल्टरनेट, या तो ये या ये, एक लीगल और एक इलीगल। इसमें क्या रूल लगेगा? लीगल पार्ट क्या है, यानी आप इंपोर्ट वाला इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर इंपोर्ट पे बैन लग गया, आजकल लग गया ना मेरा बैन, इंपोर्ट पे बैन लग गया, तो क्या आप उन्हें ये कह सकते हैं कि सर स्मगलिंग करवा के दीजिए? नहीं, ये तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फिर आप इलीगल वाला इन्फोर्स नहीं करवा सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डिफरेंट एग्रीमेंट्स हों। अच्छा, बात कहते हैं एक ही एग्रीमेंट में 2-3 चीजें एग्री हो जाती हैं, ठीक है, ये भी करेंगे ये भी करेंगे। पहले याद है आपको एग्जांपल, पहले खूब डकैतियां करके पैसे इकट्ठे करेंगे, जब कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा बाद में कंपनी को बिजनेस करेंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है, ना पहले वाला ना दूसरे वाला। पहला एग्रीमेंट जब इलीगल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है, लेकिन अगर पहला लीगल और दूसरा इलीगल तो लीगल पार्ट इन्फोर्सेबल है। एग्जांपल याद है ना, एक क्या एग्जांपल थी इसकी? फर्स्ट लीगल और देन इलीगल की एग्जांपल क्या थी? 9 to 5 सीए की जॉब और उसके बाद स्मगलिंग की जॉब। या वो था कि पहले घर बेचने का एग्रीमेंट, ठीक है, कि 10 लाख में घर बेचेंगे, लेकिन अगर इसमें आपने बाद में स्मगलिंग शुरू करा दी तो फिर आप हमें 20 लाख और देंगे। तो इसमें लॉ क्या कहता है कि पहला पार्ट इन्फोर्सेबल है, लीगल सेट कैन बी, और जो दूसरा पार्ट इलीगल है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ये समझ आ रही है आप? अच्छा, अल्टरनेट में और डिफरेंट एग्रीमेंट्स में फर्क समझ आ गया ना? अल्टरनेट में होता है एक ही एग्रीमेंट, लेकिन उसमें कंसीडरेशन 2 हैं, एक लीगल और एक इलीगल। और डिफरेंट एग्रीमेंट्स में क्या होता है? एक ही कॉन्ट्रैक्ट के 2 अलग अलग है, एक लीगल और दूसरा इलीगल। तो इसमें लीगल वाला इन्फोर्सेबल होता है, इलीगल वाला नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर पहले लीगल हो बाद में इलीगल हो तो फिर ये रूल लगेगा कि लीगल वाला इन्फोर्सेबल, इलीगल वाला ना। लेकिन अगर पहले इलीगल है और बाद में लीगल है, क्लियर हुई है बात? बंदे ने एग्रीमेंट किया, अगर मैं इससे जुआ जीतूंगा ना तो मैं आपकी एलसीडी, आपकी दुकान से एलसीडी खरीदूंगा 1 लाख की। मैं जुआ जीत गया, फर्ज कीजिए, अल्लाह बचाए, लेकिन फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, जुआ जीत गया और मैंने एलसीडी इनसे नहीं खरीदी, क्या ये मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? एग्रीमेंट वॉइड। क्यों भला? इलीगल था। नेक्स्ट चलते, रिफ्यूजिंग पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। रिफ्यूजिंग या प्रिवेंट पार्टी, अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को मना कर दे, रोक दे, एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को मना कर दे, रोक दे कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को काम करने से रोक दे, मना कर दे। पहली एग्जांपल, थिएटर के मालिक ने सिंगर के साथ एग्रीमेंट किया था, आप हर वीकेंड पे आके सिंगिंग करेंगे, 3 महीने तक हर वीकेंड पे 12 विजिट्स होंगे आपके, हर विजिट के आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। 6ठे विजिट पे जो थिएटर का मालिक था उसने सिंगर को अंदर आने से रोक दिया, गार्ड को कहा इसको अंदर ना आने देना, ठीक है, ये सिंगिंग करता है, जो बैठे होते हैं वो भी उठ के भाग जाते हैं, इसको अंदर ना आने देना। ये क्या है कि प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। एक बंदा परफॉर्म करना चाहता है, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया। देखिए 2 सिचुएशन है, दोनों में फर्क है। एक ये है कि जो प्रोमिजर है, प्रोमिजर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही ना करने आए, ये उसका कसूर है। और एक है वो परफॉर्म करने आया, उसे परफॉर्म करने नहीं दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, प्रिवेंट किया गया, ये दूसरा केस। इसमें किसका कसूर है? दूसरे वाले में प्रोमिजी का, प्रोमिजी का कसूर है। और ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं ये किसकी पढ़ रहे हैं? प्रोमिजर का कसूर के प्रोमिजी का कसूर? प्रोमिजी का कसूर। प्रोमिजी ने रोक दिया। When one party prevents other to perform, परफॉर्म कौन करना चाहती है? प्रोमिजर ही करना चाहता है ना। जब उसको परफॉर्म करने से रोक दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोमिजी ने प्रोमिजर को परफॉर्म करने से रोक दिया। तो ये केस है, इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिजर, एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिजर। वो बेचारा वो सिंगिंग करने आया था, उसको दरवाजे पे गार्ड ने रोक लिया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स
वाइड वैरायटी ऑप्शन ऑफ प्रोमिस। वो क्या कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोमिसी के खिलाफ और उसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अच्छा, डैमेजेस और चीज होती हैं और जो ऑलरेडी काम किया हुआ है उसका मुआवजा और चीज है, उसका मुआवजा और चीज। डैमेजेस तो क्लेम करेगा क्या, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है वो भी करेगा, वो भी क्लेम करेगा, वो भी क्लेम करेगा। जो पास्ट एक्ट उसने परफॉर्म किए हैं उसकी कंपनसेशन भी मिलेगी उसको। कर सकता है कि नहीं? इसे क्या नाम आपको बताया था, अगर कोई पार्शियल वर्क करे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से खत्म हो जाए तो पार्शियल वर्क के पैसे मिलने चाहिए कि नहीं उसे? इस रूल को क्या कहते हैं? क्वांटम मैरियोट। क्वांटम मैरियोट, क्वांटम मैरियोट। क्लियर हुआ ये? क्वांटम मैरियोट। हाँ, वो आगे देखें फर्दर क्या होगा। वो ये जो डैमेजेस के रूल्स है ना, ये हमने पढ़ने हैं। आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। अब डैमेजेस क्लेम करने के फर्दर रूल्स है जो हमारे एक चैप्टर में है। वो चैप्टर कौन सा है यहाँ पे? शायद 9-10 में से कोई 9 कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, चैप्टर 9 है। डैमेजेस के जितने भी रूल्स हैं वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये समझ आ गया आपको? चलिए, ये था हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। थर्ड वाला एक दफा दोबारा था भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय नहीं पाया गया कि पहले कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा बाद में कौन, पहले कौन प्रॉमिस पूरा करेगा बाद में कौन करेगा, तो फिर कैसे डिसाइड होगा? नेचर की बेस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसा रिक्वायर करती है। इसको इंडिपेंडेंट, वैसे इसका अल्टरनेट नेम है। ये अल्टरनेट नेम आप ना भी पढ़े तो कोई, ये तो सिर्फ एहतियातन आपको बता दी है, एहतियातन आपको बता दी है। ठीक है, पहले अपने मेन कंसेप्ट को, और इसको सिर्फ हटा लगाएं। इसको मेन कंसेप्ट के साथ मैच करने की कोशिश ना करें। आपने इसको मेन कंसेप्ट के साथ मैच करना है। ये ब्लैक और ब्लू को, रेड वाला तो अल्टरनेटम है। नेक्स्ट, अब आगे चलें। अब नेक्स्ट क्या है वाला कंसेप्ट? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। अगर कोई पार्टी जिस टाइम पे एग्री हुआ है उस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड ना करे। अच्छा, वैसे ये कंसेप्ट इतना भी हो सकता था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, लेकिन इसका पूरा नाम पता क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। इसका पूरा नाम ये, इसका पूरा नाम रखने में हिकमत क्या है? इसको सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस क्यों नहीं कह दिया? विद इन प्रेस्क्राइब टाइम क्यों किया? इसलिए कि बाज़ औक़ात मसला ये आता है, 20 तारीख को गुड्स एग्री हुई थी डिलीवरी की, पार्टी ने डिलीवरी नहीं की, 20 को भी नहीं की, इसके बाद भी नहीं की, नॉन परफॉर्मेंस हो गई। इस पे तो उसके खिलाफ केस फाइल होगा, डैमेजेस क्लेम होंगे, ऐसे ही है ना? लेकिन जरा सोचें, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 20 तारीख को एग्री हुआ था गुड डिलीवर करेगा, वो 20 तारीख को गुड्स डिलीवर नहीं की, लेकिन 30 तारीख को गुड्स लेके आ गया, 30 तारीख। अब बताइए, ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि नहीं? हो सकता है मीनवाइल उस बंदे ने किसी और से एग्रीमेंट कर लिया हो जिसने चीजें खरीदनी थी, या हो सकता है जिस पर्पस के लिए चीजें खरीदनी थी वो टाइम ही निकल गया हो, टाइम ही निकल गया हो। बर्थडे गिफ्ट 20 तारीख को मंगवाया था, वो 22 को लेके आ जाए, भाई अब किसका फर्क? तो इसीलिए अल्लाह ने सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखने के लिए कैसी प्रोविजन बनाई जाए जो सारी सिचुएशन का, यानी अगर डिलीवरी कभी भी नहीं हुई वो भी इधर कवर हो जाए, और अगर हुई लेकिन लेट हुई वो भी कवर हो जाए। तो इसका पूरा नाम क्या रखा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। नॉन परफॉर्मेंस का मतलब समझ आ गया कि जो वादा किया था पूरा नहीं किया। कहता है इस पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? डिपेंड करता है टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है। एसेंस के साथ लिख ले क्रिटिकल। क्या टाइम क्रिटिकल है? यहाँ टाइम क्रिटिकल नहीं है। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें टाइम क्रिटिकल है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें टाइम क्रिटिकल नहीं है। छोटी सी एग्जांपल, मैं सुबह कॉलेज भी उबर से आता हूँ फॉर एग्जांपल, और वापस भी उबर पे जाता हूँ। वापसी भी अगर उबर वाला 10 मिनट भी लेट हो जाए ना
कोई टेंशन नहीं होती मुझे, उस वक्त टाइम एसेंस नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना, मैं राइड कैंसिल कर लेता हूँ। क्यों भला? उस वक्त टाइम एसेंस है। वक्त पे पहुंचना, पूरे टाइम पे कॉलेज में पहुंचना, वक्त पे घर पहुंचना जरूरी नहीं है, वक्त पे ऑफिस में पहुंचना जरूरी होता है। यह टाइम एसेंस होना या ना होना के एग्जाम। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें टाइम एसेंस का मतलब क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट उस टाइम पे पूरा होना जरूरी है। अगर उस टाइम पे पूरा नहीं होता तो दूसरी पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है बड़ा। जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पे पूरा होना जरूरी हो, उसे क्या कहते हैं? टाइम एसेंस। अगर वो टाइम पे नहीं तो पार्टी को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। या यूं समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके किसी काम का नहीं रहता। इसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स क्या है, पहले समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। दर्जी को कपड़े दिए ईद पे, दर्जी ने कहा चांद रात को आके ले लीजिएगा, टाइम एसेंस है कि नहीं? है। अगर जहेज का फर्नीचर, शाबाश, एग्रीमेंट हुआ, टाइम एसेंस है कि नहीं? शादी के बाद डिलीवर हो गया, किस काम का? किस काम का? आप वो न्यूज है लाहौर का, क्या सिटी 42 शायद है, कभी उसमें न्यूज लगाए ना तो इस तरह की न्यूज होती है कि सारिफ की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने दुकानदार को 50,000 का हर्जाना आयद करने का हुक्म दिया। क्यों भला? क्योंकि शादी का सूट उसने या खराब कर दिया था, ये होता है, या उसने मुकर्रा वक्त पे डिलीवर नहीं किया। तो टाइम एसेंस का मतलब इस तरह के केसेस जिसमें बर्थडे केक डिलीवर करना है इस डेट पे, टाइम एसेंस है, ठीक। और टाइम एसेंस नहीं है इसका क्या मतलब? कभी भी हो सकता, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो, छोटा मोटा शायद हो जाए, छोटा मोटा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम एसेंस है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम एसेंस, वो लेक्चर सुबह टेस्ट अपलोड हो रहा है, शाम को हो रहा है, कोई टेंशन। बाद कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमने टेस्ट प्रोवाइड करना था, अब फिजिकल का और ऑनलाइन दोनों का प्रोवाइड करना होता है, लेकिन हम कहते हैं जल्दी जल्दी से फिजिकल वालों को अभी भेजो, अभी भेजने का, अभी का। वो कहते हैं अच्छा सर ऑनलाइन पे भी तो अपलोड कर ले। हम कहते हैं ऑनलाइन को छोड़ो, वो तो दोपहर को भी कर लेंगे, क्योंकि वो तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल वालों का तो टाइम। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम एसेंस होता है, कुछ में नहीं होता। ये कंसेप्ट बैठ गया जहन में कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम क्रिटिकल है, उनका ड्यू डेट पे परफॉर्म होना लाजमी है, वरना उसमें हमें कोई यूटिलिटी नहीं आती, और कुछ में क्रिटिकल नहीं है। अब हमें बता रहा है किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम एसेंस है। टाइम एसेंस है, वो कहता है जब पार्टी आपस में एग्री कर लें, जब पार्टी आपस में, अगर पार्टीज ने, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात तो हमेशा कहता है कि जो एग्री कर लिया ना, जब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चन पूछा था, जब एग्री कर लिया तो जो एग्री कर लिया वही अप्लाई होगा, लेकिन अगर एग्री नहीं किया तो फिर ये रूल अप्लाई होंगे। तो अगर पार्टी ने एग्री कर लिया ना कि किसी भी केस में टाइम एसेंस है, तो मतलब फिर टाइम एसेंस है, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट रूटीन नेचर का क्यों ना हो। अगर ऑनलाइन वालों के साथ एग्री कर लिया कि टाइम एसेंस है, सुबह पूरे 9 बजे टेस्ट अपलोड होना चाहिए, उसका मतलब टाइम एसेंस है। क्लियर? जब पार्टीज ने एग्री कर लिया हो तब टाइम एसेंस होगा। अगर पार्टीज ने एग्री नहीं किया तो फिर हम नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि उससे पार्टी को कोई बड़ी इंजरी हो सकती है तो फिर वो एसेंस होगा, वरना एसेंस नहीं होगा। तो बेसिकली 3 चीजों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है डिसीजन होगा कि टाइम एसेंस है कि नहीं, एग्री किया कि नहीं, नॉन परफॉर्मेंस से पार्टी को इंजरी हो रही है कि नहीं, और तीसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। पेशेंट अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाओ, पार्टी से कहा ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करें, उन्होंने कहा किस हॉस्पिटल में, कहा इस हॉस्पिटल में, ठीक है। पार्टी 2 दिन के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रही है, बताइए टाइम एसेंस है कि नहीं? एग्री कुछ नहीं हुआ था, होना चाहिए, क्यों? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है कि अगर पार्टी को टाइम पे ये चीज डिलीवर नहीं हो तो उसको नुकसान होगा, इंजरी होगी, टाइम एसेंस है। अच्छा, ये तो है, अगर वो हमसे एग्जाम में पूछे ना कि बताओ कब टाइम एसेंस होता है कब नहीं, तो हमने 3 पॉइंट्स का छापा मार देना है। कौन से 3 पॉइंट्स? एग्रीड, इंजरी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे? केस स्टडी में नॉर्मली वो ये नहीं लिखता कि टाइम एसेंस था कि नहीं, हमें खुद से अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर तो लिख दे उसकी बहुत मेहरबानी, हमारा क्वेश्चन आसान हो गया कि हमने इसमें टाइम एसेंस वाला रूल लगाना है कि टाइम नॉट। लेकिन केस स्टडी में नॉर्मली वो ये नहीं बताता टाइम एसेंस है कि नहीं है। फिर उस सूरत में क्या होगा? कहता है उस सूरत में रूल सुन ले और याद रखिएगा, क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉमिस है तो टाइम एसेंस है, पेमेंट का प्रॉमिस है
टाइम एसेंस नहीं है। क्लियर हो गया? अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर क्वेश्चन बता क्या रहा हूं, टिप क्या बता रहा हूं, एग्जाम टिप है। एग्जाम में अगर किसी केस स्टडी में वो आपको ना बताए कि टाइम एसेंस है कि नहीं, तो आप कैसे डिसाइड, और ये कह दे कि जी परफॉर्म नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे। जब कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म ना हुआ तो क्या होगा, डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं है। अब एग्जाम में ये तो लिखेगा कि टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, ये लिखेगा, लेकिन टाइम एसेंस था कि नहीं था ये नहीं लिखेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने टाइम एसेंस वाले पॉइंट्स लिखने हैं कि टाइम नॉट एसेंस वाले पॉइंट, कैसे पता चलेगा? अगर तो प्रॉमिस था गुड या सर्विसेज डिलीवर करने का, टाइम एसेंस है। और अगर प्रॉमिस था पेमेंट करने का, टाइम एसेंस नहीं है, टाइम एसेंस नहीं है। अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज वालों ने कहा 20 से क्लासेस शुरू होंगी, फिर उसके बाद मैसेज आया 20 की बजाय 30 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी, टाइम एसेंस है कि नहीं? टाइम एसेंस है, गुड या सर्विस का केस है। लेकिन अगर आपने फर्ज कीजिए इनरोलमेंट करवा दे, एग्री कुछ भी नहीं हुआ, इनरोलमेंट करवा दे, और आपने कहा सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैं 30 दिन के बाद दूंगा, 30 दिन के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, आपने कहा सर मैं 10 दिन के बाद दूंगा, टाइम एसेंस है कि नहीं? टाइम एसेंस नहीं है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में टाइम एसेंस है, पेमेंट के केस में, ये केस स्टडी में रूल अप्लाई करना है, याद रखना है, ठीक है? अगर वैसे हमसे कोई पूछे बताओ कॉन्ट्रैक्टेड क्या कहता है, कब टाइम एसेंस होता है कब नहीं होता, हम कहेंगे जब पार्टी एग्री कर ले टाइम एसेंस है तो एसेंस है। जब पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस से इंजरी हो रही हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो तो पार्टी को बड़ी इंजरी होगी, टाइम एसेंस है। या जब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करे टाइम एसेंस, तो फिर टाइम। अब अगर टाइम एसेंस है और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते, दर्जी को हमने कहा चांद रात को कपड़े देना, दर्जी ने चांद रात को कहा सर कारीगर छुट्टियों पे चला गया था इसलिए काम नहीं हो सका, क्या सुपरवीनिंग की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? टाइम एसेंस है, एग्री करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। जब टाइम एसेंस हो परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। जब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस हो और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड। दर्जी के कस्टमर यानी वो चाहे तो रिसेंड कर ले चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। अब यहां से हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन दो हिस्सों में लेके जाएंगे। अगर वो रिसेंड कर दे तो और वो डैमेजेस क्लेम करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अब ये इंप्लॉइड एक्सेप्टेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब एक्सेप्टेंस होगी क्लाइंट की। लेट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेंस हो गई। क्या एक्सेप्टेंस के केस में डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस। ईद को दर्जी ने गुड्स डिलीवर नहीं की, ईद के दूसरे दिन कपड़े नहीं दिए, ईद के दूसरे दिन कपड़े दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वाइडेबल है। आप चाहे तो कपड़े एक्सेप्ट करें, लेट डिलीवरी एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। अगर आप लेट डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था आपके लिए, इसका मतलब आप क्या करें? रिसेंड किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रिसेंड किया। आप कपड़े एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके खिलाफ डैमेजेस का केस फाइल करेंगे, वो तो होगा ही होगा, रिसेंड के केस में तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप कपड़े एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन यह है कि क्या इस केस में, इस सिचुएशन में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप? लॉ कहता है यस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आप उसे नोटिफाई करें, दर्जी भाई कपड़े तो मैं ले रहा हूं आपसे, लेकिन चूंकि टाइम एसेंस था, आपने ड्यू डेट पे इसको परफॉर्म नहीं किया, मुझे इसका नुकसान हुआ जो वो मैं आपसे खर्चाना भरवाऊंगा, आपके खिलाफ केस फाइल करवाऊंगा। अगर नोटिफाई किया जाए तो फिर आप डैमेजेस ले सकते हैं उससे, अगर नोटिफाई नहीं किया फिर ये ना हो गया आप उस वक्त कपड़े पहन लें और जब बड़ी ईद आ जाए तो कहे भाई वो पिछली दफा तुमने कपड़े ले दिए थे, उसके डैमेजेस के तौर पे मुझे एक सूट तोहफतन दो। कहेगा भाई वो पहले बताना था, अगर आप पहले बताते तो फिर डैमेजेस थे, आपने पहले उस वक्त मांगा ही नहीं, तो इससे मैंने यही समझा कि आपको चाहिए भी नहीं डैमेजेस, तो आपको डैमेजेस मांगने पड़ेंगे अगर एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हुआ ये? और अगर टाइम एसेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? वाइडेबल नहीं है। मेन डिफरेंस है दोनों में, टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जब टाइम एसेंस हो और नॉन तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, और जब टाइम एसेंस नहीं है लेकिन नुकसान तो थोड़ा बहुत हुआ तो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? प्रोवाइडेड
नोटिस दे एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर नोटिस नहीं दिया तो उसका यही मतलब समझा जाएगा कि आपको डैमेजेस भी नहीं चाहिए। भाई समझ आई कुछ? ये था हमारा कंसेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विदिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अब जरा क्विक रिवीजन करना है 2 मिनट के। होम असाइनमेंट आपको पता है ना क्या करनी है, ये दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करके आने हैं। क्विक रिवीजन। आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट्स क्या सीखे? हमने सीखा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का, और नॉन परफॉर्मेंस के केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में हमने 5 पॉइंट सीखे। रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस 5 है। पहला रूल क्या था कि अगर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है तो वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। एक पार्टी अगर अपना परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं तो दूसरा भी परफॉर्म ना करे। दूसरा केस कौन सा था? ऑर्डर फिक्स। ऑर्डर फिक्स तो जो ऑर्डर फिक्स किया गया है उसमें प्रॉमिस परफॉर्म होगा। अगर पहली पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस पूरा ना करे। और तीसरा केस कौन सा था? जिसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है। ऑर्डर फिक्स नहीं तो उसमें कैसे कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाएगा? जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है। फोर्थ केस कौन सा था? जब प्रॉमिस लीगल और इलीगल दोनों पार्ट हो। इसमें क्या पढ़ा हमने? अगर अल्टरनेट प्रॉमिसेस है यानी या ये तो या ये, उस सूरत में क्या होगा? लीगल पार्ट इनफोर्सेबल है, इलीगल नॉट इनफोर्सेबल है। ठीक है। और अगर दोनों सेपरेटेबल नहीं है तो फिर दोनों जो अल्टरनेट प्रॉमिसेस में। ठीक है। तो और अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले लीगल बाद में इलीगल, लीगल इनफोर्सेबल इलीगल नॉट इनफोर्सेबल, और अगर पहले इलीगल और बाद में इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट वाइड। भाई ये बात समझ आई? अच्छा, अल्टरनेट प्रॉमिस और लीगल प्लस इलीगल एग्रीमेंट में फर्क है। अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब ये है या ये या ये। ठीक है। आपने 10,000 दिए, या मैं आपको राइस सप्लाई करूंगा या चर्च सप्लाई करूंगा, ये अल्टरनेट है। इसमें लीगल इन्फोर्सेबल इलीगल नॉट इन्फोर्सेबल। लेकिन अगर ये सेपरेबल नहीं है, यानी 10,000 दिए और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको राइस भी सप्लाई करूंगा इसमें और चर्च भी सप्लाई करूंगा। अब ये दोनों सेपरेबल नहीं है ना, ये पूरा एग्रीमेंट वाइड। एंड आ गया, एंड भी हम समझाया नहीं, वहां परेशान हो गए आप लोग। अल्टरनेट इसमें लीगल पार्ट और इलीगल को सेपरेट नहीं किया। लीगल और इलीगल जब सेपरेट किए जा सकते हो ना तब लीगल इन्फोर्स करवाया जाएगा और इलीगल नहीं। लेकिन जब सेपरेट नहीं किए जा सकते फिर नहीं। अगर मैंने कहा भाईजान 50,000 दूंगा, 40,000 इस चीज के सुबह तुम 10,000 इस चीज के सुबह अकाउंटेंट की जॉब है, फैक्ट्री का काम है, 40,000 इस चीज के शाम को स्मगलिंग जो होती है उसका हिसाब किताब रखना। अब दोनों सेपरेबल है ना, 10,000 वाला वैलिड है, 40,000 वाला। लेकिन अगर मैंने इसे कहूंगा 50,000 दूंगा, सुबह फैक्ट्री का काम है, शाम को स्मगलिंग का काम है, ये क्लियर होगी बात? तो लीगल और इलीगल क्लियर हो गया। लास्ट, अगर एक पार्टी दूसरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोके तो एग्रीड पार्टी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वाइडेबल। और अगर वो रिसेंड करे तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, और अगर पास कोई परफॉर्म किया हुआ एक्ट उसके कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। ब्रैकेट में रूल लिख देना है। रूल क्या है? क्वांटम है रूट का रूल। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं है। अगर टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। ठीक है। पार्टी उसको रिसेंड भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। अगर रिसेंड करती है तो डैमेज क्लेम कर सकती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो लेट डिलीवरी को अगर पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो उसको डैमेज क्लेम कर सकती है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिफाई कर ले। और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नहीं होगी इस केस में, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस दिया जाए पार्टी को कि हम डैमेज क्लेम करेंगे आपसे। एक्सप्रेस और इंप्लाइड में फर्क क्या है? एक्सप्रेस वो होता है जो अल्फाज से इजहार किया जाए, इंप्लाइड वो होता है जो कि अपने एक्ट से कंडक्ट से इजहार किया जाए। ठीक है, क्लियर होगी? अब देखें, लेक्चर समझ आया? यस सर इन्होंने कहा है ना, ये है एक्सप्रेस। और अब लेक्चर समझ आया? थोड़ी देर पहले आपने कहा था, ऐसे किया था ना, हाँ, ये क्या है? इंप्लॉयड। इसमें आपने अल्फाज से इजहार नहीं किया, आपने कंडक्ट से किया। तो जब हम अपने अल्फाज से कोई ऑफर वगैरह या कोई एक्ट करें, इसे एक्सप्रेस कहते हैं। जब अपने कंडक्ट से करें, इंप्लॉयड। जी, और की क्वेश्चन? अगर पार्टी बेनिफिट को एंजॉय करती, सर्विस थी, पार्टी बेनिफिट को एंजॉय करती रहे तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। अब एग्जांपल सुन ले, वो सिंगल वाली एग्जांपल में, सिंगल वाली एग्जांपल में उस सिंगल ने छुट्टी की थी,
अब उसने कॉन्ट्रैक्ट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम परफॉर्म नहीं किया, छठे दिन उसने छठे वीक में छुट्टी कर ली थी, तो जो होटल का मालिक था उसके लिए ये गुड एंड सर्विस का केस है ना, टाइम एसेंस है कि नहीं, उस होटल के मालिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ होटल का मालिक। लेकिन जब 7वें में वो आ गया सिंगर और होटल के मालिक ने बेनिफिट एंजॉय किया, यानी उसको सिंगिंग करने दी, तो इसका मतलब क्या है, ये होटल के मालिक की तरफ से एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है। जब एक्सेप्टेंस कर दी फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल वैलिड है, लेकिन होटल के मालिक के पास अभी भी एक ऑप्शन है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नोटिस दे वो। क्लियर हो गया? तो अगर वो एक्सेप्ट कर ले, बेनिफिट एंजॉय कर ले, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो फिर वाइडेबल नहीं रहता। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।